हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं बच्चों? मैं सी ए संतोष पांडे। हम अपनी क्लास 11th की माइक्रो इकोनॉमिक्स की चर्चा कर रहे हैं। उसमें आपको 3 चैप्टर के वीडियो लगभग मिल चुके हैं। वैसे तीसरा चैप्टर हम कर रहे हैं अभी, और आज हमारा तीसरा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। जो तीसरा चैप्टर था उसमें सबसे पहले हमने बात करी थी टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में। फिर हमने अगले वीडियो में बात करी थी कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के बारे में इन केस ऑफ वन कमोडिटी। और आज हम बात करेंगे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम मोर देन वन कमोडिटी, माने 2 या 2 से ज़्यादा कमोडिटी होंगी तो उसमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की पोजीशन में कैसे आएगा, आज हम उसकी बात करेंगे। तो चलिए सभी बच्चे अपनी नोटबुक निकाल लें और काम करना शुरू कर दें फास्ट। तो आज बच्चों हम बात करेंगे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। लिखें सभी बच्चे, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। और ये है टू कमोडिटीज के केस में, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं मोर देन वन कमोडिटी के केस में। मोर देन वन कमोडिटी के केस में भी आप इसे लिख सकते हैं, क्योंकि बच्चों कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम वन कमोडिटी के बारे में तो हमने ऑलरेडी देख रखा है पिछले वीडियो में। अब अगर वन से ज़्यादा कमोडिटी हो, मोर देन वन कमोडिटी हो, तो उसके बारे में आज हमें बात करनी है। वैसे हम जो चर्चा करेंगे वो मेनली 2 कमोडिटीज़ के बारे में ही करेंगे। आपके सिलेबस में 2 कमोडिटीज़ के बारे में ही है क्लास 11th में। तो सबसे पहले बात आती है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता क्या है। व्हाट इज मीन बाय कंज्यूमर इक्विलिब्रियम? तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मीनिंग तो वही है जो इन केस ऑफ वन कमोडिटीज़ के बारे में था। बताइए, याद है आप लोगों को कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन? पिछला वीडियो आप लोगों ने देखा? हाँ जी, याद है हमें। तो बताइए क्या होता है। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, ए कंज्यूमर इज इन ए स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में तब पहुंचता है व्हेन ही maximizes his satisfaction by spending his given income on different goods and services. A consumer reaches in the state of equilibrium when he maximizes his satisfaction by spending his given income on different goods and services। मतलब एक कंज्यूमर तब इक्विलिब्रियम की पोजीशन में आता है जब उसके पास जितने भी पैसे हैं, उसकी जितनी भी इनकम है, वो इसको इस प्रकार से खर्च करे कि वो उससे ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन प्राप्त कर सके। ये डेफिनेशन वही है जो हमने पहले इन केस ऑफ वन कमोडिटी के बारे में भी लिखी थी। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि 2 कमोडिटीज़ के केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की पोजीशन में कब पहुँचेगा। तो उसके लिए हमें एक कंडीशन देखनी होती है यहाँ पे। अगर ये कंडीशन मीट हो जाती है देन कंज्यूमर रीचेज इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। कौन सी कंडीशन है वो, आइए ज़रा देखें। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स
डिवाइडेड बाई प्राइस एक्स इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी वाई डिवाइडेड बाई प्राइस वाई इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। मार्जिनल यूटिलिटी हमें ऑलरेडी पता है कि क्या होती है। मार्जिनल यूटिलिटी मीन्स द एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड बाय द कंज्यूमर बाय कंज्यूमिंग वन मोर यूनिट, है ना। तो ये मार्जिनल यूटिलिटी का मीनिंग वही है। हाँ, दो कमोडिटीज़ हैं तो दोनों कमोडिटीज़ की मार्जिनल यूटिलिटी की हमें ज़रूरत पड़ेगी और दोनों कमोडिटीज़ के प्राइस की हमें ज़रूरत यहाँ पे पड़ेगी। और MUM मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का मतलब पिछले लेक्चर में आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया था। पिछले वीडियो में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का मतलब होता है कि 1 रुपया खर्च करके कंज्यूमर कितनी यूटिलिटी प्राप्त करने की इच्छा रखता है। मतलब कि पर रूपी मार्जिनल यूटिलिटी एक्सपेक्टेड बाय द कंज्यूमर। 1 रुपया अगर वो खर्च करता है तो उसको कितनी मार्जिनल यूटिलिटी मिलनी चाहिए, उसके मन में क्या है, उसकी विलिंगनेस क्या है, उसका एक्सपेक्टेशन क्या है। ठीक है, तो ये अगर कंडीशन हमारी फुलफिल हो जाती है देन कंज्यूमर रीचेज इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ 2 कमोडिटीज। चूंकि हम 2 कमोडिटीज की बात करें इसीलिए 2 कमोडिटीज की हमने मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे ली है। अगर मान लो मोर देन 1 कमोडिटी का मतलब ये भी हो सकता है कि 2 कमोडिटी हो या 3 कमोडिटी हो या 5 कमोडिटी हो। तो अगर मान लो हमारे पास 3 कमोडिटी होती तो हम ये इक्वेशन क्या बना देते, यहीं पे लिख देते इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ जेड डिवाइडेड बाई प्राइस ऑफ जेड इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। तो जितनी भी कमोडिटीज होती यही इक्वेशन हम फर्स्ट कमोडिटी की मार्जिनल यूटिलिटी डिवाइड बाई प्राइस इक्वल टू सेकेंड कमोडिटी की मार्जिनल यूटिलिटी डिवाइड बाई प्राइस इक्वल टू थर्ड कमोडिटी की मार्जिनल यूटिलिटी डिवाइडेड बाई प्राइस इक्वल टू 4 कमोडिटी की मार्जिनल यूटिलिटी डिवाइड बाई प्राइस इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। तो जितनी भी कमोडिटी होती हम यही कंडीशन वहाँ पे यही इक्वेशन की सहायता से हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में हम पता कर सकते थे। लेकिन चूंकि हम 2 कमोडिटीज़ की बात कर रहे हैं इसलिए हमने यहाँ पे 2 कमोडिटीज़ की बात यहाँ पे कर रखी है। एक बात आपको यहीं पे और बता देना चाहता हूँ एक बात यहीं पे और आपको बता देना चाहता हूँ बच्चों, कभी कभी क्या होता है कि दोनों कमोडिटीज़ के जो प्राइस होते हैं कभी कभी सेम होते हैं। अभी थोड़ा सा आगे चलेंगे तो आपको और क्लियर होगा। कभी कभी दोनों कमोडिटीज़ के प्राइस सेम होते हैं तो उस केस में इस इक्वेशन को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ऐसा तब होता है कि जब दोनों कमोडिटीज़ का प्राइस सेम हो, तब हम इस इक्वेशन को इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगर दोनों का प्राइस सेम होगा तो दोनों को डिवाइड करके तो वही बात आएगी, तो हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। और चूंकि यहाँ पे हम बात कर ही रहे हैं तो एक बात मैं यहीं पे आपको और बता देना चाहता हूँ। कभी कभी बच्चों क्या होता है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी हमें गिवन नहीं होती, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है। तो उस केस में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y, ये भी आप कंडीशन मान सकते हैं जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी गिवन ही ना हो। अगर मान लो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी गिवन ही ना हो तो फिर हम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y अगर दोनों बराबर होगा तब भी हम मान लेंगे कि हाँ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की पोजीशन में है। लेकिन ये कब होगा, जब दोनों कमोडिटीज़ का प्राइस सेम हो। अगर मान लो दोनों कमोडिटीज़ का प्राइस डिफरेंट है तो फिर अगर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी गिवन ना हो तो फिर हम इतनी ही एक बात से अपनी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पता लगा लेंगे कि भाई अगर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ पहली कमोडिटी डिवाइडेड बाई प्राइस बराबर है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ दूसरी कमोडिटी डिवाइड बाई प्राइस, तब भी हम कह देंगे कि हाँ वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की पोजीशन में है अगर मार्जिनल यूटिलिटी गिवन ना हो तो। लेकिन अगर हमें मार्जिनल यूटिलिटी गिवन है तो फिर हमें इस प्रकार से लिखना चाहिए। जहाँ तक बात आती है एग्ज़ाम में, तो एग्ज़ाम में जो सवाल आते हैं ज़्यादातर उसमें सवाल में यही आता है कि एक्सप्लेन द कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ 2 कमोडिटी। तो उस केस में फिर आपको जो है पूरी इक्वेशन लिखनी चाहिए, ये वाली इक्वेशन लिखनी चाहिए। ठीक है ना, सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। 3 प्रकार से मामले बनते हैं, बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए मैंने आपको सारी बातें एक साथ बता दी। पूरी कंडीशन ये है, कभी कभी प्राइस सेम होता है
तो फिर अगर प्राइस सेम है तो हम इस प्रकार से भी इसे लिख सकते हैं। कभी कभी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी गिवन नहीं होती है तो हम उसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है सर, ये बात हमें समझ आ गई। अब हम इसके हिसाब से आगे अपनी बात को कंटिन्यू करेंगे। तो अब यहाँ पे हम इस बात को समझने के लिए कुछ बातों की बात करेंगे जिससे आपको चीज़ें बेहतर तरीके से समझ आए। यहाँ पे मैं कुछ बातों को मान रहा हूँ। सपोज प्राइस ऑफ द कमोडिटी जस्ट ए मिनट बच्चों। यस, तो अब हम इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पे बच्चों हम थोड़ी सी बातों की डिटेल में बातें करेंगे। मान लेते हैं यहाँ पे जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है, सपोज वो है 5 यूटिल्स। ठीक है ना, सपोज कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज 5। ओके, एक बात और मान लेते हैं, जो प्राइस ऑफ एक्स है, जो प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स है, वो मान लेते हैं 5 रुपीज़ है, और जो प्राइस ऑफ कमोडिटी वाई है, जो प्राइस ऑफ कमोडिटी वाई है, उसको हम मान लेते हैं 3 रुपीज़। ठीक है ना, उसको हम 3 रुपीज़ मान लेते हैं। एक्स का जो प्राइस है इसे 4 कर लेते हैं। एक्स का प्राइस सपोज 4 है। ये हम कुछ भी मान सकते हैं, अपनी मर्जी से मान रहे हैं, उसमें ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको अपना कॉन्सेप्ट समझना है, फिर आप इन चीज़ों को बदल भी सकते हैं। ये मैंने ऐसे ही कुछ मान लिया है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी 5 है, मतलब एक यूनिट, मतलब 1 रुपया खर्च करके कंज्यूमर ये चाहता है कि उसे कम से कम 5 यूटिल्स का बेनिफिट मिले। प्राइस हमने मान लिया है 4 एक्स का, और वाई का प्राइस हमने 3 मान लिया है। कुछ भी मान सकते हैं। अब यहाँ पे एक टेबल हम बनाने की कोशिश करेंगे और इसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ये यूनिट्स है, ये यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स है, और यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई है, और यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई पी एक्स है, यानी कि ये वाला। और यहाँ पे एक कॉलम और बनाएंगे, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई डिवाइडेड बाई पी वाई, ये वाला। ठीक है ना, तो ये हमने एक टेबल बना लेनी है। बहुत केयरफुली देखेंगे इसमें। अब बच्चों इसमें हम कुछ यूनिट्स ले लेते हैं। सपोज 1 2 3 4 5। हमें पता है कि जैसे जैसे मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीज होती, जैसे जैसे यूनिट्स इंक्रीज होती हैं, वैसे वैसे मार्जिनल यूटिलिटी फॉल करती है, डिक्रीज होती है। तो यहाँ पे हम कुछ भी ले लेते हैं। सपोज पहली यूनिट से 25, फिर 20, फिर 15, देन 10, 0। जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ रही है एक्स की, वैसे वैसे एक्स की मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हो रही है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। नाउ वाई के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे 30 है, यहाँ पे सपोज 26 है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे फिर हमारे पास सपोज 2 यूनिट है, और लेट्स से ये 1 यूनिट है। ठीक है ना, कुछ भी ले सकते हैं वैल्यूज, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। नाउ अब ये वाला हमें काम करना है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स। तो बताइए 4 से 25 को डिवाइड करेंगे, 4 से 25 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 4, तो 6.25, 6.25। यहाँ पे कितना आ जाएगा 5, यहाँ पे कितना आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 4, 3.75। यहाँ पे कितना आ जाएगा 2.5, और यहाँ पे तो 0 ही रहेगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाई प्राइस ऑफ वाई, दिस इज वाई, प्राइस ऑफ वाई 3, तो कितना आ जाएगा 10। ये कितना आ जाएगा 26 डिवाइड बाई 3, 26 डिवाइडेड बाई 3, तो 8.67।
8.67, 15 divided by 3, 5, 2 divided by 3, 2 divided by 3, 0.67, 1 divided by 3, 0.33। ये पूरी कंप्लीट टेबल हमने बना ली जिसमें कहीं कोई कंफ्यूजन का मामला ही ना रहे। हमने क्या करा, दो कमोडिटीज़ ली, दोनों कमोडिटीज़ की मार्जिनल यूटिलिटी निकाली और फिर प्राइस, मार्जिनल यूटिलिटी को हमने प्राइस से डिवाइड कर दिया दोनों कमोडिटीज़ के बारे में, तो ये हमें चीज़ें मिल करके आ गई। अब बच्चों देखो जरा, कंडीशन हमारी क्या है कि मार्जिनल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय प्राइस दोनों कमोडिटीज़ के केस में बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, और वो इक्वल होना चाहिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के। तो अब जरा बताइए कि मार्जिनल यूटिलिटी कितना है, 5, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कितनी आपने एज्यूम करी है, 5। अब बताइए कि MUX डिवाइडेड बाई PX, यानी कि इस वाले कॉलम में कहीं 5 है, हाँ जी सर यहाँ पे 5 है, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y डिवाइडेड, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y डिवाइडेड बाई प्राइस ऑफ Y में क्या कहीं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के इक्वल कहीं 5 है, हाँ जी यहाँ पे 5 है। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X डिवाइडेड बाई PX इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y डिवाइडेड बाई PY इक्वल टू MUM। सब कुछ क्या है, 5 5 5। तो हम ये कहेंगे, अगले पेज पे देखेंगे, नेक्स्ट पेज पे हम ये कहेंगे कि consumer will reach in the state of equilibrium when he will consume, जब वो कितना कंज्यूम करेगा, x के लिए 2 यूनिट्स, x के लिए 2 यूनिट्स और y के लिए 3 यूनिट्स। क्योंकि 2 यूनिट्स पे ये 5 है x के लिए और 3 यूनिट्स पे y के लिए 5 है। तो व्हेन ही विल कंज्यूम 2 यूनिट्स ऑफ commodity X and 3 units of commodity Y। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2x की 2 यूनिट पे ये 5 है और y की 3 यूनिट पे वो 5 है। As at this label of consumption, the following condition is satisfied। कौन सी कंडीशन, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x डिवाइडेड बाई प्राइस ऑफ x इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y डिवाइडेड बाई प्राइस ऑफ y इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 20 डिवाइडेड बाई 20 डिवाइडेड बाई 4, 20 डिवाइडेड बाई 4, यहाँ पे 15 डिवाइडेड बाई 3, 15 डिवाइडेड बाई 3 और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी हमने 5 माना है। तो ये कितना आ जाएगा, 5 इक्वल टू 5 इक्वल टू 5। तो hence it is the label of consumer equilibrium। गेटिंग माई पॉइंट। तो देखें बच्चों जरा क्या क्या काम है यहाँ पे। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन तो वैसे ही है जैसे कि पहले वाली होती है, कंडीशन यहाँ पे ये वाली है और ये टेबल हमने बना ली इस कंडीशन के हिसाब से और हमने देखा कि कहाँ पे ये कंडीशन हमारी मीट हो रही है और जिस प्रकार से हमने उसको यहाँ पे काम कर दिया, ठीक है ना। एक बात
यहाँ पे और ध्यान रखनी है कि इसका वैसे मतलब क्या हुआ। ये तो ठीक है हमने कर दिया, लेकिन अगर इसका हम थोड़ा सा मीनिंग समझना चाहें तो बच्चों जरा ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट बस सुनना है आपको। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स कमोडिटी से यूटिलिटी 20 मिल रही है और उस 20 मार्जिनल यूटिलिटी के लिए वो 4 रुपये देने के लिए 4 रुपये दे रहा है। मतलब 20 रुपये की यूटिलिटी मिली 4 रुपये से, तो 1 रुपये से यूटिलिटी कितनी मिली, 5 रुपये। 15 रुपये की यूटिलिटी उसे तब मिल रही है जब वो 3 रुपये पे कर रहा है, तो 1 रुपये से यूटिलिटी कितनी मिली, 5। ठीक है ना। यानी कि एक्चुअल में उसे यूटिलिटी एक्स के 1 रुपये से 5 का मिल रहा है, वाई के भी 1 रुपये से उसे 5 की यूटिलिटी मिल रही है। यानी कि ये वो चाहता था, ये उसे मिल रहा है, एक्चुअल में उसे इतनी यूटिलिटी मिल रही है। एक्स पे 1 रुपया खर्च करके भी 5 यूटिल्स की यूटिलिटी मिली, वाई पे भी 1 रुपये से उसे 5 की यूटिलिटी मिली, और MUM यानी कि उसकी एक्सपेक्टेशंस भी क्या थी, 1 रुपये से कितना मिलना चाहिए उसे यूटिलिटी, 5। तो जितनी उसकी एक्सपेक्टेशन थी एक्चुअल में उसे उतनी ही यूटिलिटी 1 रुपये खर्च करने से मिल रही है। तो हम कहते हैं कि वो जो चाहता था कंज्यूमर उसे वही मिल भी गया। सो ही रीचेज इन द स्टेट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है सर, ये बात हमें समझ में आ गई। तो अगर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात आएगी इतनी बातें आपको करनी है। ठीक है सर, ये बात हमें समझ आती है। अब बच्चों एक बात का और ध्यान रखना है कि एक टर्म होती है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। तो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी भी एक टर्म है, एक कॉन्सेप्ट है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। तो इसका क्या मीनिंग है पहले इसको हम देखते हैं, फिर मैं आपको इसको समझाता हूं। it means when the last rupee, it means when the last rupee spent by consumer, when the last rupee spent by consumers gives him equal marginal utility, gives him equal marginal utility whether he spent it on goods X और गुड्स Y। क्या मतलब हुआ इसका? When the last rupee spent मतलब 1 रुपये से, इसको आप ऐसे समझें, जब 1 रुपया खर्च करने से कंज्यूमर को गुड्स X और गुड्स Y दोनों के लिए ही उसे इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी प्राप्त हो। मतलब एवरी रुपी जो कंज्यूमर खर्च करता है गुड्स X पे भी और गुड्स Y पे भी, तो हर रुपए से गुड्स X और गुड्स Y से उसे इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है। मतलब ये अभी बताया ना, देखो 4 रुपए खर्च करके 20 का उसे 20 यूटिलिटी मिली, तो 1 रुपए से कितनी यूटिलिटी मिली, 5। 3 रुपए खर्च करके Y के केस में उसे 15 की यूटिलिटी मिली, 15 की, तो 1 रुपए से यूटिलिटी कितनी मिली, 5। तो यानी कि 1 रुपए से X की भी 5 यूटिलिटी का उसे फायदा मिल रहा है और Y पे भी 1 रुपया खर्च करके उसे 5 का ही फायदा मिल रहा है। समझ आ रही बात? तो इसी बात को हम बोलते हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। तो कई बारी हम कह देते हैं, देखो यहां पे थोड़ी सी स्पेस है, यहां पे कई बारी हम लिख सकते हैं hence in case of
टू कमोडिटीज या मोर देन टू कमोडिटीज, इन केस ऑफ टू कमोडिटीज, कंज्यूमर equilibrium is determined, consumer equilibrium is determined with the help of law of equimarginal utility। समझ आई बच्चे बात? भाई यहाँ पे यही तो हो रहा है ना कि 1 रुपए से यहाँ पे भी 5 की यूटिलिटी मिले और 1 रुपए पे यहाँ 1 रुपए खर्च करके यहाँ पे भी 5 की यूटिलिटी मिले। तो 1 रुपया खर्च करके x और y से दोनों से इक्वल यूटिलिटी मिल रही है, विच इज नोन एज द लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी। तो टू कमोडिटीज के केस में लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी के द्वारा हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को डिटरमाइन करते हैं। इसे हम ऐसे भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सारा हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम टू कमोडिटीज के बारे में यहाँ पे सारी हमारी बातें कंप्लीट हो जाती हैं, ठीक है ना। अब एक बात यहाँ पे आपको और यहाँ पे ध्यान से देखनी है। जैसा कि हमने देखा, इसको थोड़ा सा आप अच्छे से समझ लें, इसको थोड़ा सा बच्चों आप अच्छे से समझें। जैसा कि अभी हमने देखा कि अगर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ x इक्वल हो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ y के, जैसा कि अभी हमने फर्स्ट वाले केस में देखा, ठीक है ना। ले लेते हैं ये वैल्यूज ले लेते हैं तो आपको थोड़ा सा और अच्छे समझ आएगा। 20 डिवाइडेड बाई 4, थोड़ा सा इसको समझिएगा। 15 डिवाइडेड बाई 3, वही वैल्यूज रखते हैं और मान लेते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के बारे में कोई जानकारी नहीं है, सपोज नहीं है। अगर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी 5 नहीं होता तब भी हमारा डिसीजन इसी बेस पे हो जाता कि भाई ये दोनों बराबर हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन चूंकि हमने एज्यूम करा था इसलिए हमने उसके हिसाब से भी देखा। तो ये 3 है, तो नाउ ये कितना आ गया 5 और ये कितना आ गया 5। तो दोनों 5 है, तो इसका मतलब है कि क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, ठीक है ना। ये तो हमारा केस होता है जो कि हमने इसको देख लिया। लेकिन बच्चों मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x डिवाइडेड बाई px ग्रेटर देन हो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y डिवाइडेड बाई प्राइस ऑफ y के, इक्वल हो तब तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। लेकिन अगर इक्विलिब्रियम ना हो तो फिर क्या, अगर ये इक्वल ना हो तो फिर क्या, तो इसका मतलब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में नहीं है। मैं यहाँ पे वैल्यूज कुछ रख देता हूँ आपके लिए। सपोज ये 28 होती मार्जिनल यूटिलिटी और ये प्राइस तो 4 ही है, और सपोज ये हमारा 9 होता और ये हमारा प्राइस तो 3 ही है। तो देखना बच्चों ये कितना आ रहा है, ये 4, ये 7 आ जाएगा, है ना, और ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये कौन सा केस हो गया, ये वाला केस हो गया। तो फिर यहां पे बच्चों कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, बोलो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यहां पे नहीं है, क्योंकि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तो तब होता जब दोनों ही या तो 7-7 होता या दोनों ही 3-3 होता, जैसे कि हमने यहां पे देखा हुआ है, ठीक है ना। तो फिर क्या हुआ, तो ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तो नहीं है। अब सवाल आता है आप लोगों को कि अगर ऐसा है, मतलब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में नहीं है, तो अब आप ऐसा क्या करेंगे कि वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आ जाए। अब आप ऐसा क्या करेंगे कि वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो हमें यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट करनी होती है, लेकिन एडजस्टमेंट करूँ उससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ, वैसे तो आपको पता होनी चाहिए। अगर हम किसी भी कमोडिटी की यूनिट्स इंक्रीज करते हैं तो जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है बच्चों वो डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि जब ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के कारण मार्जिनल यूटिलिटी फॉल करती है। और अगर हम किसी भी कमोडिटी की यूनिट्स या कंजम्पशन डिक्रीज करते हैं तो फिर हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अगर आप इसे देखना चाहें तो यहाँ से भी देख सकते हैं। देखो ये हमने इसकी यूनिट्स बढ़ाई x की तो मार्जिनल यूटिलिटी फॉल हो रही थी। अगर अदर वे राउंड देखें तो
जब हम यूनिट्स इसकी फॉल कर रहे हैं 5, 4, 3, 2, तो ये देखो 0, 10, 15 ये बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो इस बात को आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यूनिट्स और मार्जिनल यूटिलिटी में क्या रिलेशन होता है, तो इनवर्स रिलेशन होता है, ठीक है। अब मुझे ये बताइए आप लोग, जो सवाल था हमारा कि अगर ऐसा है तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में नहीं है, तो अब आप ऐसा क्या करेंगे कि वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, अब हमें क्या करना है, ये हमें रिलेशन तो पता है, ये रिलेशन हमें पता है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे इसका मैं आंसर दे रहा हूँ, यहाँ पे इसका हम आंसर करते हैं। तो बच्चों यही वाली वैल्यूज हम ले लेते हैं आपको समझाने के लिए कि अगर ध्यान से देखिएगा, देखो ये 28 था डिवाइडेड बाई 4 था, और ये 9 था, ये डिवाइडेड बाई 3 था, तो ये कुछ ऐसा आ रहा था, है ना, यानी कि 7 आ रहा था ग्रेटर देन ये 3 आ रहा था। मैं चाहता हूँ कि ये दोनों बराबर आ जाए, है ना। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसको इस 28 को अगर मैं 20 कर दूं और प्राइस को मैं उतना ही रखूं, हम प्राइस को चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि जो कंज्यूमर होता है वो कितना खरीदेगा उस पे उसका नियंत्रण है, जबकि प्राइस तो मार्केट तय करता है। तो प्राइस में आप कुछ नहीं कर सकते, आप बस इतना ही कर सकते हैं कि हम कम खरीदें वो चीज़ या ज़्यादा खरीदें। प्राइस आपके कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि आप कंज्यूमर हैं, आप प्रोड्यूसर या सेलर नहीं है, तो प्राइस को हमें नहीं छेड़ना है। तो अब ये अगर मान लो हम इसको 20 कर देते हैं, अगर मान लो इसको हमने 20 कर दिया, तो फिर 20 कर दिया तो क्या होगा, तो फिर ये कितना हो जाएगा, ये तो सर कितना हो जाएगा, ये तब ये हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा, है ना, 4, 5 जा 20, ठीक है। और इसको हम 9 को अगर हम कितना कर दें, सपोज 15 कर देते हैं, तो ये 3, 5 जा कितना हो जाएगा, 3, 5 जा 15 हो जाएगा। तो ये दोनों क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की पोजीशन में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि अब ये बराबर आ चुका है। लेकिन इसके लिए आपने क्या करा, आपने ये जो एक्स कमोडिटी है, आपने उसकी मार्जिनल यूटिलिटी को क्या करा, 28 से 20 करा, यानी कि उसकी यूटिलिटी आपने क्या करी, कम करी। एक्स की बात कर रहा हूँ, ये एक्स है ये वाई है, एक्स की यूटिलिटी आपने 28 से 20 कर दी, यानी कि घटा दी। तो कब घटाई होगी, जब एक्स की यूनिट्स आपने बढ़ाई होगी, एक्स की यूनिट आपने क्या करी होगी, इंक्रीज करी होगी, तभी तो उसकी यूटिलिटी क्या हुई होगी, फॉल हुई होगी, है ना, ठीक है। यानी कि आपने यहाँ पे क्या करा, एक्स की यूटिलिटी आप एक्स की यूनिट्स आपने इंक्रीज करी होंगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपने 9 से 15 कर दिया वाई को, तो इसकी यूटिलिटी तो आपने बढ़ाई है। तो यूटिलिटी बढ़ती कब है, जब यूनिट्स फॉल होती है, यानी कि वाई के केस में आपने उसकी यूनिट्स को फॉल करा होगा, यानी कि हमने एक्स का कंजम्पशन बढ़ाया होगा, तो एक्स की यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी फॉल हुई होगी, और फॉल होने से फिर ये 5 हो गया होगा। यहाँ पे आपने y की यूनिट्स घटाई होगी, डिक्रीज करी होगी, और जब यूनिट्स डिक्रीज होती है तो मार्जिनल यूटिलिटी आपकी इंक्रीज हुई, और इस प्रकार से आपने ये करा कि ये बराबर आ जाए। नाउ कंज्यूमर रीचेज इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। समझ आई बात आपको, हमें इसको बराबर करना है, ठीक है ना, बराबर करना है इसको, जिससे कि ये वाली कंडीशन हमारी फुलफिल हो जाए। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, हेंस marginal utility of x divided by price of x equal to marginal utility of y price of y, है ना, यानी कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो गया। लेकिन अब इसे लिखेंगे कैसे बच्चों, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं कि जब भी ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में दोबारा से आ जाए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यही करते हैं कि कंजम्पशन ऑफ x will increase, कंजम्पशन ऑफ x will increase, x की यूनिट्स का कंजम्पशन हमें क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, x का कंजम्पशन हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। और जब x का कंजम्पशन इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x क्या करेगी, विल फॉल, मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, फॉल हो जाएगी एक्स की, ठीक बात है यहाँ पे।
ठीक बात है यहाँ पे? हाँ जी सर, ये बात ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ एक और बात करनी है। यहाँ पे आपने क्या करना है, कंजप्शन ऑफ वाई को तो आपने क्या करा था, कंजप्शन ऑफ वाई विल, इसको आपने घटाया था। कंजम्पशन ऑफ वाई विल डिक्रीज, और फिर क्या होगा, ऐसे में करने क्या होगा, एम यू वाई क्या हुआ था, जब यूनिट्स फॉल होती तो एम यू वाई इंक्रीज होगा, तो एम यू वाई विल राइज, वो बढ़ जाएगा। और ऐसे में क्या होगा, एंड consumer will reach in the state of equilibrium and consumer will reach in the state of equilibrium। तो ये होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन, ठीक है ना। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा हो सकता है, अगर ऐसा है तो आपको दोबारा से इनको बराबर करना है। तो उसके लिए हम इस प्रकार से मन में सोच करके इस रिलेशनशिप को ध्यान में रख करके हम ये करेंगे, और ऐसा करके फिर ये दोनों बातें बराबर हो जाएंगी और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में दोबारा से पहुंच जाएगा। लेकिन इसके लिए हमने करा क्या, ये करा, लेकिन इसे हम लिखेंगे कैसे, एग्जाम में आएगा तो इस प्रकार से आप लिखेंगे। हाँ, रफली आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि रफली ऐसा कर लेंगे तो आपको पता होगा कि मुझे करना क्या है। मन में सोचेंगे तो हो सकता है गड़बड़ हो जाए। तो आपने अगर ऐसा है तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है, उसके लिए आपने क्या करना है, तो आपको ये दो बातें लिख देनी है। समझ आ रही बच्चों बात? अब मान लो कि उल्टा हो इसका, तो मान लो यहाँ पे ग्रेटर देन की बजाय लेस देन होता, तो अगर मान लो यहाँ पे, अगर बच्चों मान लो यहाँ पे लेस देन होता तो हम क्या करते, अगर यहां पे ग्रेटर देन की बजाय लेस देन होता तो हम क्या करते बच्चों, यस, अगर यहां पे ग्रेटर देन की बजाय लेस देन होता तो फिर आप क्या करते बच्चों, तो फिर आप ठीक इसी का अपोजिट आंसर लिख देते। वो आपके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के लिए मैं छोड़ रहा हूं कि आप उसको खुद जो है थोड़ा सा करके देखिएगा, लेकिन इसी का अपोजिट हो जाएगा। मतलब एक्स को तब फॉल करते, वाई को हम इंक्रीज करते और इस प्रकार से हम लिखते। ठीक है बच्चों, तो यहां पे बच्चों हमारा ये इन केस ऑफ टू कमोडिटीज का भी जो टॉपिक है ये खत्म हो जाता है। इस प्रकार से हमारा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, वो सारा कंप्लीट हो जाता है। आप इसको अच्छे से पढ़ें, आप इससे फायदा उठाएं, ठीक है। अगली क्लास में फिर कुछ आगे की हम चर्चा करेंगे। सभी बच्चों को टाटा, बाय बाय, सी यू।